तो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इब्न बतूता और भारतीय शहरों के बारे में बात करेंगे। इब्न बतूता जब वो भारत आता है तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, मतलब पेनिनसुलर, आप कह सकते हो पेनिनसुलर का कॉन्टिनेंट कह सकते हो आप इसके बारे में, जहाँ पर कई सारे शहर फैले हुए थे और उन शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में व्यापक अवसर से भरे हुए थे। मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको कई सारे अवसर अवसर मतलब होता है अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती थी। यहाँ पर लोगों को किस किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, तो लोगों के पास यदि आवश्यकता है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनके पास इच्छा है, उनके पास साधन है और उनके पास स्किल है, तो भारतीय शहरों में आकर के अपने जीवनचर्या को और आगे बढ़ा सकते हैं। भारत के ये शहर काफी धनी धनी का मतलब होता है धनी का मतलब होता है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन साथ में रहती हो। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, यदि घने की बात कर रहा है तो आपको पता है कि दिल्ली में यदि आज के टाइम में बात किया जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इलाकों के अंदर यहाँ पर लगभग 11,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। मतलब दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह 11,000 पर्सन पर किलोमीटर में देखने को मिल जाती है। तो ही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो दिल्ली है वो काफी घनी आबादी वाला शहर है और समृद्ध है। समृद्ध इस रूप में क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में बहुत बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और इनके पास प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है, ताजा धन संपत्ति वाले लोग रहते हैं, इसीलिए इसे घनी आबादी वाला शहर कहा गया। कभी कभी इसे युद्ध में और अभियानों से होने वाले विध्वंस के कारण भी इसमें काफी कुछ नुकसान हुआ करता था। मतलब जब इससे युद्ध करने पड़ते थे किसी और देश को तो इनके पास प्रॉपर्टी का काफी बड़ी मात्रा में लेन देन हुआ करता था और उससे इनको नुकसान भी हुआ करता था। इब्न बतूता के वृतांत, इब्न बतूता ने जो किताब लिखी उसकी किताब का नाम क्या था? उसकी किताब का नाम रिहला था। हमने बात किया था उनकी किताब का नाम रिहला। तो इसने अपनी किताब में इस प्रकार की चीजों के बारे में वर्णन कर रखा है। वो बताता है कि भारतीय जो शहरें हैं वो कैसे हैं, तो भीड़ भाड़ वाली सड़कें, यहाँ चमक दमक वाले रोड पाए जाते हैं, यहाँ के बाजार रंगीन होते हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं और ये वस्तुएं यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इसके साथ ये भी कहता है कि इब्न बतूता दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा और विशाल आबादी वाला देश कहता है। मतलब ये हुआ कि भारत में सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बिगेस्ट सिटी यदि किसी को माना गया है तो वह दिल्ली को माना गया है और दिल्ली को मानने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? इब्न बतूता था। इब्न बतूता ने इसे माना। लेकिन दिल्ली का दूसरा भी शहर है जो दिल्ली को टक्कर दे सकता था, उसका नाम था दौलताबाद। दौलताबाद महाराष्ट्र में है और ये कम नहीं था क्योंकि आकार में दिल्ली को चुनौती दे सकता था। आकार में मतलब साइज में। इस प्रकार से कह सकते हो कि भारत में दो बड़े बड़े शहर थे, एक था दिल्ली का शहर था और दूसरा था दौलताबाद। ये दो प्रमुख शहर पाए जाते हैं दिल्ली के बारे में। इनमें कई सारी बातें को जिक्र किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से दिल्ली एक प्रमुख जनसंख्या वाला देश था या शहर था। तो इस संदर्भ में यहाँ पर एक बात कही जाती है और कहा जाता है कि उसकी जो किताब थी इब्न बतूता की किताब, इब्न बतूता ने अपनी किताब में दिल्ली के बारे में कहता है कि दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला एक घनी आबादी वाला शहर था जिसके चारों ओर दीवारें थी, प्राचीर अतुलनीय है और दीवारों की चौड़ी गहराई हाथ है। दिल्ली का लाल किला यदि आपने देखा हो तो दिल्ली के लाल किला में आप देख सकते हैं कि इनके आसपास बड़े बड़े खड्डे खोदे गए थे, बड़े बड़े गॉर्ज बनाए गए थे ताकि यहाँ से यदि बाहर से हमला होता है तो ये हमले के दौरान बच सके और यहाँ पे कोई बाहरी आदमी का आक्रमण ना हो सके। इसके लिए यहाँ पर ऐसा काम किया गया था। कहता है इसके साथ साथ इसके भीतरी अंदर वाले हिस्से में पहरेदार हुआ करते थे और द्वारपाल हुआ करते थे। पहरेदार मतलब जो चौकीदारी किया करते हो और द्वारपाल मतलब जो इनकी रक्षा और देखरेख करते हो। ऐसे लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया था। इसमें कहता है कि इनके घरों के अंदर बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री, फूड प्रोडक्ट रहा करते थे। इनके पास हथियार, वेपन्स रहा करते थे, बारूद इनके साथ रहा करते थे। प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है जो मिसाइल गाइडेड मिसाइल हुआ करती थी ना, तोप, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती थी।
और घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में भंडार बनाए गए थे। यदि आप दिल्ली के लाल किला को अंदर से जाके देखेंगे तो अंदर बड़ी मात्रा में इस प्रकार के चीजों की जानकारी दी गई थी और वहाँ पे बताया भी गया है और बनाया भी गया है। यदि आप कभी जाएंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं इनके बारे में विस्तार से। यहाँ पे कहता है कि इसके भीतर वाले भाग में, अंदर वाले भाग में घुड़सवार मतलब घोड़े पे चलने वाले लोग, पैदल सैनिक एक शहर से दूसरे शहर तक आते और जाते थे। तो आने और जाने के लिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में द्वार बनाए गए थे। तो कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर टोटल 28 द्वार हुआ करते थे, जिनमें से बदायूं का दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा था, बदायूं का। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि जो दिल्ली दिल्ली का सबसे बड़ा दरवाजा, इसका सबसे बिग गेट जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बदायूं का दरवाजा था। बदायूं का दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। और दूसरा दरवाजा था मांडवी, मांडवी था जो अनाज की मंडी के आसपास फैला हुआ था। तीसरा आता है गुल दरवाजा, जो बगल में एक फलों के बगीचे में जाके खुलता था। तो यहाँ पर ये इसके लिए बड़ी मात्रा में फेमस था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में हमें कब्र की जानकारी मिल जाती है। कब्र जहाँ पर लोगों को, राजाओं को और रानियों को दफनाया गया था, इनकी भी जानकारी हमें इन्हीं क्षेत्रों से मिल जाती है। जिन कब्रों पर गुम्बद नहीं थे उन्हें निश्चित रूप से मेहराब, मतलब कि उन्हें इस प्रकार से ढका गया है कि ऊपर से ये प्लेन सा दिखाई पड़े। कब्रगाह में कंदकारा सॉरी कंदकारा, चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे। यदि आपने सुना होगा मुगल गार्डन दिल्ली में जो है, दिल्ली के यदि मुगल गार्डन को देखोगे तो वह मुगलों के लिए बनाया गया था और मुगलों के सौंदर्य को और बढ़ावा देने के लिए मुगल गार्डन को इस्तेमाल किया गया और बनाया गया, बड़ी मात्रा में स्टाइलिश किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मुगल गार्डन में विभिन्न प्रकार के पहले भी फूल हुआ करते थे और आज भी फूल हुआ करते हैं। पहले के टाइम में जो उसमें फूल थे और आज के टाइम में जो उसमें फूल थे, उस फूल में ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें जो फूल उसमें लगाया गया, इस्तेमाल किया गया, वह फूल चमेली, जंगली गुलाब जैसे कुछ फूल इसमें उगाए जाया करते थे। तो क्लास चलते हैं अब हमारे अगले पॉइंट पर। तो कहता है इस प्रकार से जो हमें यहाँ पर बाजार देखने को मिलता है, हमने भी देखा जो बाजार के बारे में। बाजार में कई प्रकार की इकोनॉमिकल विनिमय, आर्थिक विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन करना। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन के साथ साथ बड़ी मात्रा में सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी हुआ करती थी। सोशल का मतलब होता है बड़े मात्रा में बाहर से लोगों का आना, यहाँ पे बस जाना, यहाँ पर अपने धर्म प्रचार को बढ़ावा देना, बड़े बड़े क्षेत्रों से लोगों का आना, यहाँ पर अपने उपदेश देना, ऐसी चीजें यहाँ पर बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाती थी। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको पता होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए सामान को खरीदना और बेचना, ऐसे कई सारे काम आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाते थे। इसमें इब्न बतूता कहता है अपनी किताब में कि अधिकांश बाजार, भारत के ज्यादातर जो बाजार थे वह एक मस्जिद या मंदिर ही हुआ करता था, क्योंकि मस्जिद या मंदिर के आसपास ही बड़ी मात्रा में लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, जैसे कई सारे कामों के लिए आया करते थे। इसीलिए ज्यादातर बाजारों को मंदिरों या फिर मस्जिदों के आसपास बनाया गया था। तो देखो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया के अंदर यदि हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जो हमारे पास ज्यादातर पाए गए थे बाजार, ये बाजार कहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं? तो हमें इस प्रकार के जो बाजार देखने को मिल जाते हैं वो कहाँ पे मिलता है? आपको मंदिरों के आसपास बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाता है, या फिर मस्जिद के आसपास आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाता है। थोड़ा और आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा आगे देखो इसमें कहता है क्या, इसमें आगे कहता भी है आपके पास कि उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों मतलब नाचने वाले, संगीतकारों गाना गाने वाले, संगीत मतलब संगीत बजाने वाले, जैसे कहते हैं ना सुरंगी बजाना, बांसुरी बजाना, ऐसे लोग, और गायकों जो गाना गाया करते थे, ऐसे लोगों के प्रदर्शन के लिए स्थान डिसाइड किए गए थे। मतलब यहाँ पर बड़ी मात्रा में दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर वो लोग भी बड़ी मात्रा में आते थे जो अपने कला का प्रदर्शन करके यहाँ पर धन को अर्जित किया करते थे। तो ऐसे लोगों में से जो यहाँ पर आते थे वो थे नर्तक थे, संगीतकार थे और गायक हुआ करते थे। चलते हैं क्लास आगे। आगे कहता है कि हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं था,
वो नहीं चाहता था कि यहाँ के लोगों को बारे में या फिर यहाँ के लोगों के चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वो यहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अध्ययन या फिर ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्लोर करने की बात नहीं करता है, और उसकी किताबों में भी इस प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाती है। इतिहासकारों ने उनके वृत्तांत मतलब उनके किताब का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग गांव से अधिशेष से अधिग्रहण करता है। मतलब ये हुआ, आपको पता है कि हमारे पास यदि एक राजा है, एक राजा, तो जो राजा है, राजा को चलाने के लिए, अपना राज चलाने के लिए चाहिए टैक्स चाहिए, और ये जो टैक्स आएगा, ये टैक्स एक्चुअल में विलेज से ही तो आएगा। तो जो विलेज था, विलेज जो था वो राजा के लिए एक टैक्स पेयर के तौर पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया करता था, अर्थात ये इनके जरूरतों को पूरा करने का काम किया करता था। इसीलिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो राजा हुआ करते थे वो गांव के ऊपर निर्भर रहा करते थे, और गांव से जो भी इनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता था वह इससे अपने राज्य को बढ़ाते थे और अपने राज्य की जरूरतों को पूरा किया करते थे। इस प्रकार की जानकारी हमें अभिलेखों से और किताबों से मिल जाती है। इब्न बतूता ने पाया, जब वो इंडिया आता है तो उसने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था। मतलब इब्न बतूता बताता है कि भारत में जो खेती हो रही थी, इसके खेती होने का मेन कारण जो था वो भारत के अंदर जो लैंड फॉर्म है उसका ज़्यादा फर्टाइल होना था। जैसे फर्टाइल होने के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि भारत का जो नॉर्थ पार्ट है उस पूरे के पूरे इलाके में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, और एलुवियल सॉइल को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। इसीलिए एलुवियल सॉइल की यदि बात करें तो ये फर्टाइल होने के कारण यहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको नगर, शहर और बड़े बड़े सिटी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसल उगाना संभव कर देता है। यदि पानी आएगा तो सामान्य सी बात है कि यहाँ के लोग खेती करना चालू करेंगे और खेती को आगे बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो किसानों से एक साल में 2 बार खेती करवाया करते थे। उसने भी एक ध्यान दिया है कि उपमहाद्वीप भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य मतलब ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। मतलब भारत के अंदर जितने भी ट्रेड हुआ करते थे वह ट्रेड या तो चाइना में हुआ करते थे या फिर साउथ एशिया के अंदर देखने को मिल जाते थे। कौन कौन से तौर तरीके से, तो व्यापार के तौर तरीके से मतलब ट्रेड के बेसिस पर, और दूसरा था आपका कमर्शियल बेसिस पर ये सारे काम किए गए थे। आगे कहता है कि भारतीय माल के मध्य और दक्षिण पूर्वी एशिया, बताया था चाइना जो मिडिल एशिया में पड़ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पे जापान, कोरिया, साउथ के कुछ कंट्री है वहाँ पे पड़ जाता है, यहाँ पे बहुत मांग थी जिसने शिल्पकारों और व्यापारियों को भारी मुनाफा पहुंचाया। जैसे कि यदि भारी मुनाफा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, भारत में यदि आप खड़े हैं केरला में खड़े हैं, तो केरला से सामान आपको मंगाना है कहाँ पर, आपको मंगाना है दिल्ली मंगाना है, तो दिल्ली बाय रूट आएगा, तो रूट आने से इनको ट्रैफिक का कॉस्ट लगा करके ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, यही तो इनके फायदे होते हैं। तो इब्न बतूता कहता है कि यहाँ के लोग जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंटर्स थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता था। कहता भी है कि जो भारतीय कपड़े थे, भारतीय कपड़ों को विदेशों में बड़ा मान्यता मिला था। तो कहता है कि भारतीय कपड़ों विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जर्री के कपड़े, साटन की अत्यधिक मांग थी। इनकी डिमांड सोसाइटी में काफी ज्यादा थी। और इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्म इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के लोग या बहुत धनवान लोग ही खरीद सकते थे, ऐसी उनके अंदर विचारधारा थी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बनाए गए कपड़ों की क्वालिटी आज की क्वालिटी के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ करती थी, और वो क्वालिटी होने के कारण ही विश्व के अलग अलग देशों के लोग इसे ऊंचे ऊंचे दामों पर देकर के खरीदा करते थे। तो कोई डाउट है क्लास आपको यहाँ पर, ना तो कोई पॉइंट में? तो अब हम बात करेंगे संचार प्रणाली की एक अनूठी विशेषता के बारे में बात करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को?